चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था कि ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई। ठीक है, कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लिया था, कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। और आज कंटिन्यू करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बचे हुए, एक क्वेश्चन बचा हुआ था एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, वो कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका साइज सेम है और उसका कह रहे हैं अ सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद each other, ठीक है, prove the gravitational force acting between them is directly proportional to the fourth power of their radii। क्या कह रहे हैं कि जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 4 की। ठीक, तो सबसे पहले इसका मास वास नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मान लेंगे, मास मान सकते हैं। अच्छा, दोनों आइडेंटिकल हैं तो उसका जो भी मास होगा वो तो सेम होगा। अगर अपने को फिर भी नहीं आता है तो 4/3πr³ करके निकाल सकते हैं अपन, है ना। कैसे, वो डेंसिटी वाली जो फॉर्मूला होता था, कहते थे मास इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। ठीक, हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, m1 m2 क्यों नहीं, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दिखाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू पढ़ा जो क्या था, Gm अपॉन क्या होता है इनके बीच में सेंटर सेंटर डिस्टेंस, तो r स्क्वायर। यहाँ r कितना होगा, ये ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, क्या ट्वाइस ऑफ कैपिटल R का होल स्क्वायर यही तो होगा ना। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, अब इसको मैं लिखूँ, अगर मास डिवाइड वॉल्यूम से मैंने डेंसिटी वाले टर्म में लिख दिया 4/3πr स्क्वायर और क्यूब होगा, क्यूब होगा ना, r क्यूब। और फिर क्या है इनकी डेंसिटी, इधर भी वही आ जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, मैंने मास को इसलिए एक्सपैंड किया क्योंकि मुझे इसमें से रेडियस निकालना है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लो, जिस पे डिपेंडेंट है उसको अलग कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4r की पावर 4r स्क्वायर आ जाएगा और नीचे, और ऊपर क्या जाएगा r की पावर 6, है ना। और यहाँ से अलग कर देखिए, G4G/9 अलग कर लिया, फिर इधर क्या होता है 9, ठीक है, इंटू रो स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर इंटू r की पावर 6, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा r की पावर 4 कांस्टेंट, ये 4 कट जाएगा, ठीक है, 9 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जो डिपेंडेंट कौन है, वेरिएबल कौन होगा, r। तो यहाँ से हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर। इतना ही तो करना था इसमें। हाँ क्या, नीचे से फोल्ड करके इसलिए होगा। हाँ 1 4 रह जाएगा, सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे 1 4 और भी तो है, मैंने 1 ही 4 निकाला, तो 1 4 रख लो, क्या करना है। अरे भाई 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, 1 4 रह जाएगा ना, तो हमने सब काट दिया था। ठीक है, बाकी सब सही। वैसे हमें तो ये प्रूफ करना था। ठीक है, सारे कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल्स को प्रूफ करना है। इतना बेकार क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लो चलो देखो, a mass m is split into two part, small m and capital M minus m, दो हिस्से कर दिए, which are then separated by a certain distance, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है। What ratio m upon m will maximize the gravitational force between them। तो यार एक हो गया, देखो ये हो गया स्मॉल m और ये हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, r। ठीक, कह रहे हैं कि बताइए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट ये क्या हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। हाँ, तो हमें ये निकालना है Fg मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। 1/2 आएगा। पहले तो पूरा वही क्वेश्चन बनाएंगे ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन इसमें इस्तेमाल करिए। ठीक है, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0। सिंगल डिफरेंशिएशन से वो पॉइंट मिल जाएगा, वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर ये मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा। फिर वो वैल्यू पुट करके देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन ये आ रहा है लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब लेस देन आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम पॉइंट था, और अगर नहीं आ रहा है तो मिनिमम। कहाँ पढ़ाया था, बेसिक मैथ में पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन के अंदर, बेसिक मैथ चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ तब तभी पढ़ा दिया हमने। करो
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फोर्स का इक्वेशन निकालेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करेंगे, वेरिएशन की बात, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास, इसके रिस्पेक्ट में मास। तो डी बाई डी एम ऑफ ये एफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई डी एम, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, ठीक है। जी भी कांस्टेंट है, जी भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। जी अपॉन आर स्क्वायर क्या चला जाएगा बेटा, बाहर। अंदर क्या बचेगा, एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, इसका ही सब करना है, डिफरेंशिएशन। यही तो करेंगे ना, अरे सबको कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको इक्वेट कर देंगे किससे, जीरो से, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। पहले कर ही देते हैं, जैसे कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर है ना, तो एक बचेगा कैपिटल एम माइनस 2m बचेगा, जी अपॉन आर स्क्वायर डी बाई डी स्मॉल एम, क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम कांस्टेंट हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जगह जी अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एम ऑफ स्मॉल एम, ये हो जाएगा 1 माइनस डी ऑफ डी एम ऑफ, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा 2m, क्या आएगा 2m। देखो तो यहाँ से आगे आपका डी डिफरेंशिएशन डी एफ अपॉन डी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन क्या होती है, डी बाई डी एक्स को क्या करो, जीरो के बराबर करो, डी एफ अपॉन डी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें एम की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकता है। तो यहाँ से जाएगा जी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ जाएगा कैपिटल एम माइनस 2m इज इक्वल टू जीरो। तो जो कांस्टेंट सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं अपन, जीरो कर सकते हैं क्या। एक सेकंड रुको, सबर करो। ये g अपॉन आर स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है m माइनस 2m क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यहाँ से वो वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल m की जिस पर ये पॉसिबल है। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैं डी बाई डबल डिफरेंशिएशन वाला काम करूंगा ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन ने पहले से ही ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं नोट करके, द फोर्स विल बी max if both the particle are identical, m/2 m/2 हो गया ना। अरे जब स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M/2 हो गया, इसका मतलब जो बॉडी थी उसका हाफ कर दिया, आइडेंटिकल तो बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और उसकी इंटेंसिटी के बारे में। आगे बढ़ जाए, चलो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, ठीक। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस within which it can exert gravitational force on other masses. Theoretically speaking, the gravitational field extend up to infinity. ये माना जाता है किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वीक नेचर का होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है। क्योंकि देखो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं देखेंगे तो स्टार्स और सन के बीच में कैसे हो रहा है ना,
तो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, लेकिन उनके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है इनके, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसकी रेंज क्या है इन्फिनिटी। However, in actual practice, the gravitational field may become too weak to be measured beyond a practical distance. तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंस करना है तो आपका मास भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा प्लैनेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद उसका इफेक्ट इतना लो हो जाता है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है मेजर करना, ये कह देना कि ये आपका इन्फिनिटी नहीं होता है, तो हमारी जो कैपेबिलिटी उसके साथ बहुत लार्ज डिस्टेंस है तो हम कह देते हैं कि ये इन्फिनिटी है। जैसे हमारे लिए कोई बहुत चीज़ बहुत दूर है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इन्फिनाइट है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, तो उसको मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहना कि होगी नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला लिखेंगे छोटा सा हम लोग, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at a point within is defined as the gravitational force exerted is defined as the gravitational force ऑन अ पॉइंट। पॉइंट मास क्या होता है, ऐसा मास जिसके ऊपर फोर्स लग तो सकता है लेकिन वो दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, बहुत ही स्मॉल मास की बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट मास या फिर यूनिट मास। आगे देखिए, प्लेस एट दैट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट मास एग्जिस्ट करता है, ये कैपिटल एम का रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी ग्रेविटेशनल, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके आसपास, ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, एक पॉइंट मास के ऊपर, स्मॉल एम के ऊपर, ठीक है। ये इसके फील्ड रीजन के अंदर पाया गया, ठीक। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अब उसी से डिफाइन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक वेक्टर साइन आ जाएगा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट फोर्स पर मास है तो क्या आ जाएगा, ये न्यूटन पर किलोग्राम। मीटर कहाँ से आ गया, किसने बोला मीटर, बाबा मीटर नहीं होगा, ये मास है, ठीक है। मास मतलब किलोग्राम। इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का होता है mLT माइनस 2, डिवीजन में एक मास है तो m हो जाएगा 0, बाकी तो इसका क्या आ गया डायमेंशन, LT माइनस, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। आगे बढ़ जाए, जो अगला टॉपिक है वो मैंने यही पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी देखो दिखा देते हैं। आगे बढ़े, देखो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट मास के केस में उसका फोर्स कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होगा अंदर की तरफ, तो क्या जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, माइनस, इसको अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम इसको माइनस आर वेक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखो ना भैया, फोर्स इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ आई, आर यूनिट वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा तो आई क्या हो जाएगा,
माइनस जी कैपिटल एम अपॉन व्हाट आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा आर यूनिट वेक्टर, माइनस साइन पहले भी लिया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल मास, थोड़ा तेज पढ़ेंगे क्योंकि चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है और टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। देखो जरा फटाफट, इट इज if the observation point is located on the surface or outside surface then the spherical mass can be taken as the particle which is situated at the center। हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड समझो, स्फेरिकल बॉडी देखो, तुम उसको सेंटर ऑफ मास पर चले जाओ, वहीं पर टोटल मास को कंसंट्रेटेड कर दो, ठीक। उसका जो रेडियस हो जाएगा उसकी डिस्टेंस कितना काम करेगा, अगर सरफेस से रख दिया तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है, अगर हमने यहाँ कुछ प्लेस कर दिया तो भैया कहाँ कंसंट्रेशन होगा मास का, यहाँ होगा ना, तो दूरी है कि नहीं यार, तो यहाँ लगे कि नहीं लगेगा फोर्स, लगेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात है, अंदर जाएगा नहीं क्योंकि शेप के अंदर जा नहीं सकता, आउटसाइड ही जाएगा, तो बियॉन्ड वाले केस में यहाँ चले जाएंगे तो जो आपका दूरी है वो कितनी जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, जो कि ग्रेटर देन रहेगी कैपिटल आर की। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स घटता जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं कि पॉइंट मास मान लो, पॉइंट मास मतलब क्या होता है, सारा का सारा मास एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर सॉलिड स्फीयर लेट m कैपिटल M बी द मास ऑफ स्फीयर, r क्या उसका रेडियस है स्फीयर, और स्मॉलर क्या है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो फटाफट इसके केस 1 केस 2 केस 3 पढ़िए। केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1, अच्छा ये है, तो केस 1 जब आपका स्मॉल और ग्रेटर देन, ठीक है, कैपिटल आ रहा है, स्मॉल और ग्रेटर देन कैपिटल का मतलब क्या है कि दैट इज पॉइंट of application lying outside the sphere। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगाने वाले हैं वो क्या है, बाहर है स्फीयर के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, बताइए, F will be equal to G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो अगर हमें लिखना है फॉर यूनिट मास या पॉइंट मास, ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, माइनस आर यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है भैया, देखो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ लोकेट कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ये, ठीक है। और फोर्स अट्रैक्टिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा ये, इसलिए हर बार क्या आएगा माइनस आर वेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो अगर हम चाहें तो इसको, इस फोर्स को हटा करके यहाँ इंटेंसिटी का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं तो ये हो गया आउटसाइड, अगर कोई स्फीयर के लाई करेगा पॉइंट उस केस के लिए। केस नंबर 2 लिख लिया, केस 2 जब स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल R, मतलब बॉडी को कहाँ, पॉइंट को कहाँ प्लेस कर दिया, स्फीयर के सरफेस के ऊपर, तो I सरफेस क्या हो जाएगा बच्चा G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ क्या जाएगा माइनस R, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, इसमें थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर R लेस देन कैपिटल आ जाएगा, देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, यहाँ एक खेल है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो टोटली डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। जब हम R की वैल्यू कम कर देंगे रेडियस से, यानी कि हमने क्या कर दिया, हम बताते सबसे अच्छा केस माइनिंग, मतलब खुदाई कर रहे हैं, धरती माता के अंदर जा रहे हैं, तो जितना अंदर जाएंगे उतना ही रेडियस, अगर सेंटर से हमारी डिस्टेंस देखेंगे तो रेडियस से कम आएगी ना, रेडियस तो सरफेस के साथ होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जितना मास इन्वॉल्व हो रहा है किसके अंदर, तुम्हारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए, उतना ही मास हम फोर्स उसमें इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे न्यूटन साहब ने बताया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। जब मास आपने माइनिंग करी, जब आपने खुदाई करी और आप धरती के अंदर चले गए, तो जो अप्लीकेबल मास है वो तो जितना मास बचा सेंटर से आपके तक दूरी तक उतना ही तो इन्वॉल्व हो रहा है, आपके ऊपर वाला मास आपके पास फोर्स तो नहीं लगा रहा है, ठीक। इसीलिए इस फॉर्मूले को लिखना जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मास अब चेंज हो जाएगा। हमने जो भी स्फीयर लिया था पहले उसका मास कितना था कैपिटल M, जब तक हम सरफेस के ऊपर थे,
अगर हमने इसके अंदर माइनिंग करी और अंदर चले आए तो पहली बात तो हमारा जो रेडियस है वो स्मॉलर हो जाएगा, दूसरा जो मास है अब उतना ही मास जितना इन्वॉल्व हो रहा है उतना ही जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मास इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास बल लगाने के लिए हमसे उतना ले सकते हैं। तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको मास मानेंगे, नया मास कितना मानेंगे m डैश, तो I इनसाइड के केस में अगर अपन लिखेंगे तो सब कुछ तो सेम रहेगा लेकिन मास की जगह क्या आ जाएगा m डैश आ जाएगा और ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपॉन अब इसमें क्या आएगा स्मॉलर स्क्वायर। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आप पूछेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, है ना, ये कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा ये कैसे निकालेंगे, देखिए निकल जाएगा। देखिए कभी भी आप अगर माइनिंग करते हो या कभी भी आप इनसाइड जाते हो किसी स्फीयर के तो उसका मास कम होता है लेकिन उसकी डेंसिटी तो नहीं बदलेगी ना, डेंसिटी तो आपकी जो भी सब्सटेंस है उसका नेचर है वो तो ऐसे ही रहेगा। जैसे इस लकड़ी को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो क्या इसकी डेंसिटी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, उसका मास बदल जाएगा, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर लो, चाहे रिमेनिंग मास और रिमेनिंग वॉल्यूम कर लो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसकी फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई मास रिमेनिंग मास कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है हमें 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अब इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस। तो एक बार नीचे वी डैश वाले में क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, और कैपिटल वी वाले में क्या आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि वो टोटल वॉल्यूम को ले रहा था। इसकी मदद से हम लोग कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं m डैश अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, v डैश इनटू डेंसिटी अपॉन v इनटू डेंसिटी, है ना। डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक, ठीक है ना भैया। और m डैश कितना आ गया, m डैश इज इक्वल टू m v डैश अपॉन v, और अब यहाँ मास तो एज इट इज रहेगा, ये जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर, 4/3 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या m स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, यही तो आ गया। देखो नया मास मिल गया हमें, क्या मिल गया, नया मास। तो अब मेरा फाइनल फॉर्मूला कैसा लिखेगा, फाइनल फॉर्मूला मेरा दिखेगा इस तरीके से, I इनसाइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा G, क्या आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू यहाँ पे क्या था स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जो चीजें कट जाए उसको काट दीजिए। तो यहाँ से आ गया जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा माइनस आर यूनिट। देखो भाई इंटेंसिटी निकाल दी। ठीक बेटा, ये हो गया फॉर्मूला। तो एक चीज यहाँ पर कुछ कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन देखिए यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ। ये हो गया हो तो देखो जरा ध्यान से, ये जरा पॉइंट, इसको जरा रिवीजन की तरह समझो। ठीक, जब हमने आउटसाइड रखा था, मतलब स्फीयर के बाहर रखा था किसी पॉइंट को, उसके ऊपर जब बल लगा रहे थे ग्रेविटेशनल, तो हमने ये पाया था कि जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, है ना। और दूसरे केस में जो सरफेस से पाया था तो हमने ये पाया था कि भैया इनसाइड वाले सरफेस वाले केस में भी यही सेम टू सेम चल रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन जब मैंने इनसाइड वाले केस में देखा तो स्मॉल आर कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में आ गया मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको अभी भी नहीं आ रहा देखो ध्यान से। अरे यार यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट शब्द के आगे कांस्टेंट लगा है, मतलब ये नहीं चेंज होगा। कैपिटल है, मास है, मैटर कभी बदलता नहीं है, ठीक। आर उसका स्फीयर जो बना बनाया सॉलिड स्फीयर, उसका रेडियस बदलेगा नहीं, सिर्फ स्मॉल आर ही तो है। स्मॉल आर तुम कंट्रोल कर रहे हो, तुम ऑब्जेक्ट को अंदर और बाहर कर रहे हो, तो और कोई है वेरिएबल नहीं। तो इसका मतलब है कि इनसाइड वाले केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आर जितना ज्यादा बढ़ेगा, स्मॉल आर कहां से कहां तक, इसकी भी लिमिट है, ये स्मॉल आर कहां से कहां तक, ग्रेटर देन 0 और लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, यही तो है। कैपिटल आर हो जाएगा तो कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला
तो यानी कि नियर सरफेस अगर होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी और सेंटर पे चला जाएगा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ गए भैया? अगर हम कह रहे हैं इस पाइप से डिस्टेंस नाप रहे हो, अभी मैं ज्यादा दूरी पर हूं, अब मैं और करीब जब मैं यहाँ आ गया, तुम कहोगे जीरो हो गया कि मैं पाइप पे बैठ गया, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वैसे ही स्मॉल आर है, स्मॉलर क्या है, दूरी तो है सेंटर से, सेंटर पे जाके बैठ जाओगे तो आर जीरो नहीं हो जाएगा, और जब वो जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। कुछ समझ में आया? देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस के ऊपर, ठीक है। मिनिमम कहाँ होगी, सेंटर के ऊपर, पहले ही बता दिया जीरो होगी, है ना। चलो ये हो गया कंक्लूजन, आगे बढ़ जाएं। ग्राफ देख लो, ग्राफ कैसे समझा जाता है, देखो ध्यान से। ग्राफ में कुछ नहीं है खास, तुम ऐसे ही समझ जाओगे, तुम लोग वैसे हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। देखो 1 सेकंड के अंदर समझोगे सबके सब। कौन भाग गया, कोई आया कोई गया, एक और ऐड हुआ। सरफराज गायब हो गया, इकरा गायब हो गई, और शौर्य और पावनी आ गए। अच्छा माइनस प्लस चल रहा है, शौर्य पहले भी था। अभी के इससे पहले हमने बोल दिया भैया। आई इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। जब भी ऐसा होता है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि कैसे सिखाया था मैंने, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, लीनियर है। लीनियर है मतलब कि स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका मतलब जब तक हम कहां तक ना पहुंच जाएं, सरफेस तक। कहां तक, सरफेस तक। सरफेस वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम होगा। अब कहोगे उल्टा ग्राफ क्यों बन रहा है, सारे आंसर निगेटिव नहीं थे? सारे आंसर निगेटिव थे ना, तो निगेटिव वाली एक्सिस पे तो बनेगा। फिर जैसे ही अपन r ग्रेटर देन कैपिटल करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही तेजी से ये घटेगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है। अब वो बात अलग है कि हम कहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज मैं कह रहा हूँ घट रही है, लेकिन देखेंगे निगेटिव नेचर के हिसाब से तो बढ़ रही है। अरे जितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू उतनी ही छोटी मानी जाएगी, और एक्चुअली जीरो तो बड़ा माना जाएगा निगेटिव से ना, तो ये जीरो की तरफ आ रही है, ठीक। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, क्योंकि माइनस साइन से यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो एक्चुअल बात तो यही है कि मैग्नीट्यूड पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो मिनिमम इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, gm/r², ठीक है। अभी जो पढ़ा था उसको कहते हैं सॉलिड स्फीयर। अब जो पढ़ने जा रहा है उसको कहते हैं स्फेरिकल शेल, मतलब जो कैनवस की बॉल होती है जो अंदर से खोखली होती है ना। हाँ हॉलो स्फीयर, शेल के फॉर्म में पढ़ते हैं इसको। शेल के केस में क्या हो जाएगा, जो भी मास है वो आपके वॉल्यूम के हिसाब से होगा। इनसाइड उसके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड जाते ही मास क्या हो जाएगा, जीरो। अरे अंदर कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सरफेस तक ही रहेगा। सरफेस के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, मास खत्म। यहाँ कुछ है क्या मास, यहाँ कुछ मास ही नहीं है, तो इनसाइड का केस क्या हो गया, जीरो। क्योंकि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास खत्म तो काम खत्म। तो एक्चुअल में जो मास है वो बॉडी का उसके सरफेस में लाई करता है, अंदर कुछ मास ही नहीं है। अंदर से अंदर क्या है, वो खोखला है, ठीक। तो इस केस में इनसाइड वाला केस तो पढ़ना ही नहीं, इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। सरफेस आपको पता है सेम होगा, आउटसाइड वाला भी सेम होगा, जो भी चेंज आएगा वो कहाँ आएगा, इनसाइड में। तो लिख डालो, है ना। केस 1 के केस में, केस 1 क्या है, जो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। इस केस में क्या जाएगा, I आउटसाइड इज इक्वल टू G कैपिटल है माइनस R यूनिट वेक्टर अपॉन क्या जाएगा, R²। फिर केस नंबर 2 यही पढ़ा दे रहे हैं बेटा, अलग अलग है। I सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब फिगर देख लो बस, सरफेस मतलब यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक। सरफेस के केस में क्या हो जाएगा, G कैपिटल है अपॉन अब ये हो जाएगा कैपिटल R² हो जाएगा माइनस R, ठीक। केस 3 इनसाइड क्या हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ग्राफ शुरू कहां से होगा, सरफेस वाले पॉइंट से, है ना। तो ग्राफ देखो कितना सही है इसका, ये ग्राफ आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहाँ से। ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। मैक्सिमम होगा उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका शेल वाला केस। अब जो पढ़ने जा रहा है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पीछे करना है,
चलो ठीक है, देखिए तो जो धरती माता जो एक्सलेशन प्रोवाइड करती हैं, अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस टाइम पे जो बॉडी का एक्सलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो कहते हैं ना बॉस। चलिए जरा पढ़ लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इफ वन ऑफ द बॉडीज इज अर्थ एंड द ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी, हेंस ग्रेविटी इज द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे वो एप्पल जो है न्यूटन के सर पे गिरा, तो उस समय जो एप्पल जब गिर रहा था, फ्री फॉल जिसको कहते हैं, न्यूटन पढ़ा तो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो फ्री फॉल के दौरान जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है? सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के ऊपर, उसको नाम दे दिया गया स्पेशल केस के नाम से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी कभी कभी ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। उतना ही लिखो जितना काम का है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको काम का है, बोर्ड्स में नहीं लिखने जा रहे हो आप लोग, ठीक है? इतना कोई नहीं पूछ रहा है। लेट अस अज्यूम दैट अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कितना है? हमें अच्छे से पता है कि अर्थ हमारी स्फीयर नहीं होती है, लेकिन हम उसको मानते हैं। इसका मास कितना मान रहे हैं? रेडियस क्या मान रहे हैं? r। The magnitude of gravitational force of earth on a particle of mass small m क्या हो जाएगा? Located outside the earth at distance of small r। ठीक है, क्या है? स्मॉल r दूरी पर अर्थ सरफेस से रखा हुआ है। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक, स्मॉल m डिस्टेंस पर है, ये उसकी हो गई डिस्टेंस, है ना? ये हाइट हो गई, ठीक। अगर सेंटर से देखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इसका क्या हो गया? रेडियस। तो एक्चुअल डिस्टेंस ये है, लेकिन हम पता है बाद में इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत कंपैरेटिवली कम होता है। नियर अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? देखिए r फ्रॉम इट्स सेंटर, हमने क्या मान लिया? स्मॉल r वैल्यू मान ली, तो स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? r प्लस h को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f क्या हो जाएगा? g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बन गया? ag इज इक्वल टू g कैपिटल m अपॉन, कैसे किया? अरे भैया स्मॉल m कट जाएगा, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं। तो ये जाएगा m ag, ये m कट जाएगा, ag इज इक्वल टू g कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर हो गया, ठीक। जब आप कैपिटल G की वैल्यू पुट करेंगे, जब आप मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे और स्मॉल r को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मानेंगे और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो Ag का नया फॉर्मूला बन जाएगा G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो क्या आएगा? 9.8 मीटर, ठीक है। ये ऐसे ही आया, ठीक है। इसके लिए कितनी आएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। अर्थ का मास कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी भी अर्थ इस परफेक्ट स्फीयर नहीं हो सकता, ना है, तो वो आपका अज्यूम्ड पार्ट है। अर्थ रोटेट करता है, ये भी बात एक ध्यान रखना, ठीक है। तो G की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं अलग लोकेशन, उसका मेजर कारण क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मास। दूसरा कारण क्या है? कि वो स्फेरिकल नहीं है, जिससे क्या होता है? उसके सेंटर से डिस्टेंस वैरी करती है अलग अलग पोजीशन पर। जैसे तुम पोल पे चले जाओ और इक्वेटर पे चले जाओ, ठीक है, डिस्टेंस अलग हो जाएगी सेंटर से, जिससे कि आपका फॉर्मूला सीधे से दिखा रहा है कि आपकी वैल्यू बदलेगी। सिमिलरली एक और रीजन होता है कि आपका जो रोटेशन है, रोटेशन के कारण भी G की वैल्यू वेरी करती है, ठीक। तो हम लोग जो मेन पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ G, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू एल्टीट्यूड। पहला क्या है? एल्टीट्यूड। पहले अगर हम सरफेस से कुछ एक हाइट पर चले जाएं, जिसके कारण क्या होगा? फॉर्मूला बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वो तुम्हारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलिए पहले ये नोट करना है क्या किसी को? कर लेना इसको उससे, वीडियो से। वेरिएशन ऑफ इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड लिख डालो इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो इंपॉर्टेंट है बस वो लिखो, थ्योरी वाला पार्ट घर पे जाकर करना, ठीक है। सरफेस पे क्या हो जाएगा? स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सरफेस पे स्मॉल जी हो जाएगा आपका जी मास ऑफ अर्थ का अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। एट हाइट h क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन r e प्लस h का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इनका रेशियो निकाल दें, g डैश अपॉन g का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वो काट डालो, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि इसमें से आर को बाहर ले लो, आर को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई, यहाँ जाएगा आर ई का, जिससे कि हुआ क्या, मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये और ये पूरा कट जाए, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में रहेगा तो क्या जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर 1 अपॉन करके -2। नहीं बचा ना, किसी को नहीं बचा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। समझ गया। अरे पीछे भी जनता बैठी, सबका ध्यान रखना होता है। बेटा ये कॉमन वाली बात समझ में आई, कॉमन कैसे लिया हमने, ये हमने पढ़ाया था बेसिक मैंने ये पढ़ाया था, बाइनोमियल के टाइम पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था कि यार इसको स्क्वायर मत देखो, पहले सिंपल कॉमन लेना समझो। तो ये क्या लिखा हुआ है, आर ई प्लस एच लिखा हुआ था, आर ई निकालेंगे तो जहां आर ई वहां से तो निकल जाएगा, लेकिन जहां नहीं वहां डिवीजन चला जाएगा, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई बन जाएगा। फिर मैंने क्या बोलता, जितना ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर पावर है उतनी पावर बाहर भी दे दो और ऊपर ब्रैकेट के दे डालो। तो यहाँ पे 2 था तो बाहर भी हमने 2 दे दिया और यहाँ पर भी 2 छोड़ दिया। ये तो कॉमन लेना सिखाया था हमने, ठीक। अब आर ई स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जो चीजें कट सके उसको काट दो। फिर ये क्या है, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ तो नीचे पूरा 1 ही हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अभी इसको ऊपर फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाती है, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस, है ना। अब क्या लगाने वाले हैं, बाइनोमियल। क्या लगाएंगे, बाइनोमियल। तो 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है जब, तो n अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है, निगेटिव हो तो माइनस n हो जाएगा एक्सपेंशन में, है ना। 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। फिर आगे की हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x। इस केस में देखो यार, हाइट रेडियस के कंपैरिजन बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, h अपॉन आर ई इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था, तब हमने सिखाया था 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स। और यहाँ लिखवाया था इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। सीधे ही ये बाइनोमियल का फॉर्मूला जो मैंने बेसिक में पढ़ाया है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, यही तो बन रहा है ना। देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से रिलेशन बन गया, देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन ये रिलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे लिखिए, नोट करिए, आज इतना ही पढ़ाएंगे। देखिए, दिस फॉर्मूला इज वैलिड if h is up to 5% of earth radius, that is 320 kilometer from earth, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए नोट में, इफ h is greater than 5%,
बाइनोमियल नहीं लगेगा, देन 5% देन g डैश इज इक्वल टू, सब सिंपल फॉर्मूला GME अपॉन RE प्लस H का, ठीक है, याद रखना है। अगली क्लास में हम लोग आगे के वेरिएशंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और इसके वेलोसिटी पढ़ना है, केप्लर्स लॉ, और ख़त्म। सैटेलाइट आते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जियो स्टेशनरी पढ़ाना नहीं है, वेटलेसनेस आपको पहले ही पता है।